हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू एंड वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल राठौर इंग्लिश रिसर्च सेंटर। आज हम लोग एडम फ्रेंड्स के 6th क्लास के बारे में पढ़ेंगे। जैसे कि आपको पिछले वीडियो में बताए हैं कि जितने भी हमने एडम फ्रेजेस की वीडियो दिए हैं आप लोगों को इस चैनल के माध्यम से, वो सभी जो वीडियो है सभी एडम्स फ्रेज की क्लासेस है जो आपको एसएससी में सीसीएल, सीपीयू, एलडीसी और बैंकिंग सेक्टर में आ जाता है, एसओ, पीओ, क्लर्क और डिफेंस में एनडीए, सीडीएस, एयरफोर्स, नेवी एंड होटल मैनेजमेंट में कैट, मैट, जेट और स्नेप एंड अनदर कॉम्पिटिटिव में भी पूछे जाएंगे। सो आई होप दैट कि आप ये वीडियो को अच्छी तरह से देखें और समझने की कोशिश करें, ताकि आपको किसी भी एग्जाम में जब आप पेरेंट फ्रेजेस की सवाल क्वेश्चन को सॉल्व करें तो आपको परेशानी ना हो। बहुत ही बहुत ही आसान मेथड में आपको समझाने की कोशिश करेंगे। सो विदाउट वेस्ट टाइम एंड लेट वी स्टार्ट टुडे लेसन। चलते हैं आज के फर्स्ट एडम्स फ्रेजेस पे। आज के एडम्स फ्रेजेस आपके डिस्प्ले पे आ चुका है। जैसे कि फर्स्ट एडम्स फ्रेजेस आप देख रहे हैं कि पीस ऑफ माइंड, और पीस ऑफ माइंड का मतलब होता है रिपेमेंट। रिपेमेंट का मतलब होता है कि डांटना। क्या होता है? डांटना, यानी डांटना। ध्यान दीजिए, पीस ऑफ माइंड यानी इसको किस तरह से याद करेंगे। किसी को माइंड के हम जब ज्यादा उस पर जोर देंगे तो पीस ऑफ माइंड करेगा, यानी हम लोगों को डांटेगा। इस अर्थ में हमसे, इस सेंस से हमको इसको याद करना पड़ेगा। तो इसका जैसे हमने एग्जांपल दिया है कि मोस्ट ऑफ द वर्कर, बहुत से वर्कर हैड लॉट्स ऑफ वर्क, बहुत से वर्कर के बहुत से काम थे फॉर डूइंग, करने के लिए, बट दे वर नॉट दे वर नॉट अनेबल टू डू डू जो वो लोग जो तो अपने काम को नहीं कर पाए। सो इसीलिए दे वर चाइडेड बाय देयर बॉस, उनके बॉसों के द्वारा उसे डांटा गया। चाइडेड का मतलब होता है डांटना। क्या होता है? डांटना। इसका मतलब ही डांटना होता है, और इसका रिप्रीमेंट का मतलब ही डांटना होता है। सेकेंड एग्जाम्पल है कि राहुल हैज नॉट कंप्लीटेड हिज प्रोग्राम, राहुल ने अपना प्रोग्राम को कंप्लीट नहीं किया। सो इसीलिए ही इज पीस ऑफ माइंड, इसीलिए उसे डांट पड़ती है। उसने अपना काम को पूरा नहीं किया, इसीलिए उसे डांट पड़ता है। आई होप दैट कि आपको फर्स्ट एड फ्रेजेस समझ में आए होंगे। चलते हैं सेकेंड फ्रेज। सेकेंड फ्रेजेस है कि ब्रिंग मैटर्स टू अ हेड। ध्यान दीजिए, इसको निमोनिक से किस तरह याद करने की कोशिश करते हैं। ब्रिंग मैटर्स, मेटर यहाँ पे एस छूट गया, यहाँ पे एस होगा कि ब्रिंग मैटर्स यानी समस्याओं को लाना, टू अ हेड यानी अपने सामने, आगे अपने सामने में समस्याओं को लाना, यानी समस्या जब लाएगी तो परेशान हो जाएगा, जिसके कारण वो एक दूसरे में वाद विवाद की जैसे छिड़ जाएंगे। तो इसीलिए इसका जो एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है कि टू कज टू बी और अबाउट द ब्रस्ट, यानी कि बहुत से ब्रस्ट हो जाएगा, बहुत शीघ्र ही ब्रस्ट हो जाएगा अगर हम समस्याओं को सामने में लाएंगे किसी कारण। तो यानी कि इसका मतलब होता है कि समस्या, झगड़े का माहौल बनाना, यानी वाद विवाद का माहौल बनाना। इसको हम एग्जाम्पल से देखते हैं कि रॉकी रॉकी विक्की एंड रामू वेंट टू फेयर, वह दोनों का तीनों कहाँ गए? फेयर। फेयर का मतलब होता है मेला। मेला में गए एंड बिगेन टू आर्ग्यू समवन, और किसी से वह आज बहस करने लगे। इट सीम्स दैट का मतलब होता है कि ऐसा लगता है कि एज जैसे डिस्प्यूटेड एम्बियंस, यानी कि माहौल। डिस्प्यूटेड का मतलब होता है वाद विवाद, एम्बियंस का मतलब माहौल, यानी वाद विवाद का माहौल बन गया। यानी आई होप दैट कि आपको यह फ्रेजेस समझ में आ रहा होगा। ब्रिंग मैटर्स टू अहेड का मतलब झगड़े का माहौल बना लेना। सेकेंड एग्जांपल है कि रानी, रेखा एंड कंचन आर्ग्यू वन अनदर, एक दूसरे से बहस करती है। एंड टू बी ब्राउट मेटर टू अहेड अमॉन्ग देम, और उन दोनों के बीच में कर रही थी, तो वाद विवाद कर रहे थे, और ऐसा लगता था कि उन तीन लोग के बीचों में झगड़े का माहौल बन गया। आई होप दैट कि आपको सेकेंड फ्रेज भी समझ में आए होंगे। सो विदाउट वेस्ट टाइम एंड लेट्स तो चलते हैं नेक्स्ट
फ्रेज पे। नेक्स्ट फ्रेजेस है आपके 3 नंबर। 3 नंबर फ्रेज है, 3 नंबर फ्रेज है कि कट बोथ से इन, यानी कट किया, काट दिया, बोथ इंच यानी दो भागों में कट किया, यानी कि पक्ष विपक्ष दोनों में, पक्ष विपक्ष दोनों तरह से, मतलब सही और गलत दोनों दिशाओं में कोई चीज कर रहा है। यानी कि इसका जो एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है कि आर यू इन सपोर्ट ऑफ बथ साइड द इशू, कहता है कि इस जो इशू है, मुद्दा है, बहुत साइड दोनों तरफ सपोर्ट करता है, यानी कि पक्ष में भी बोलता है और विपक्ष में भी बहस करता है। इसीलिए इससे पूरा स्पष्ट हो जाता है कि कट बोथ यानी दोनों साइडों में बोलना, इसीलिए कट बोथ का मतलब कि दुपक्ष विपक्ष में बोलना। जैसे इसका एग्जांपल दिया हुआ है कि दे डू नॉट लाइक राजू एंड राजन, वे लोग जो है राजू और रमन को, राजन सॉरी राजू राजू को, राजू एंड राजन को पसंद नहीं करता, बिकॉज क्योंकि दे स्पीक बोथ साइड ऑफ दैट मेटर्स, वह जो दोनों है जो इस मैटर पे, उस मैटर पे पग दोनों साइड बोलते हैं, सो इसीलिए दे आर बैलिट्रल। बैलिट्रल का मतलब होता है द्विपक्षीय, इसका मतलब होता है द्विपक्षीय, यानी द्विपक्षीय होता है, द्विपक्षीय जो दोनों साइड बातें करते, जो दोनों दिशा की बातें करते हैं, उसी को बायलैटरल कहते हैं। सेकेंड एग्जांपल है कि रेखा एंड रानी कट बोथ से इन दिस इशू, रेखा एंड रानी जो थो इस मुद्दे पर दोनों तरफ बोलती है, इस यानी बोलती है, यानी कि वह पक्ष विपक्ष दोनों साइड सही और गलत दोनों साइड में बोलती है। आई होप दैट कि आपको 3 नंबर फ्रेज भी समझ में आ गए होंगे। चलते हैं 4th नंबर फ्रेज पे। 4th नंबर फ्रेज है कि लव बिफोर द स्टॉर्म। स्टॉर्म का मतलब होता है कोलाहल, कोलाहल, कोलाहल का मतलब यानी कि हफड़ा तफड़ी, बहुत ही वाद विवाद, लोग इधर उधर जा रहे, उस तरह के मच गए। बिफोर द लल, और इससे पहले जो था, ये जो कोलाहल कोलाहल मच गया, उससे पहले की स्थिति बहुत ही लल थी, बहुत ही कम थी, यानी शांत थी। इस यानी कि इसका मतलब किसी घटना हो रहा और उस घटना की पहले की लल, यानी कि शांत स्थिति, उसी को लल बिफोर द स्टॉर्म, यानी किसी दुर्घटना की पहले की अच्छी स्थिति को ही लल बिफोर द स्टॉर्म कहते हैं। जैसे अ पीरियड ऑफ अनयूजुअल ट्रैंक्विलिटी और स्टेबिलिटी, यानी कि ऐसी पीरियड जो स्टेबिलिटी थी, बहुत ही अच्छी तरह से, अनयूजुअल विचित्र तरह से चल रही थी, एंड दैट सीम्स, ऐसा लगता था कि प्रीसिड भविष्यवाणी का, अब उसके बाद भविष्यवाणी करता था कि यह जो अब कठिनाई आएगी, उस समय आएगा बहुत ही डिफिकल्ट होगा। इसको एग्जाम्पल से समझते हैं कि देयर वॉज अ हाउस, देयर आज अ हाउस, एक घर था, सिचुएटेड ऑन द गंगास, सॉरी यहाँ पर द होगा, द गंगास, यानी गंगा की नदी के किनारे एक घर था, एंड 6 मेंबर्स लिव्ड इट, और इसमें 6 व्यक्ति रहते थे। सडनली, अचानक से, स्टॉर्मी कैम, एक स्टॉर्मी आया, यानी एक कोलाहल आया, एक दुर्घटना आई। ऑल द हाउस आर डिस्ट्रॉयड, डिस्ट्रॉयड का मतलब होता है तबाह हो जाना, क्या होता है, तबाह हो जाना, तबाह होना, तबाह होना, इस अर्थ में इसका प्रयोग, यानी कि किसी एक एक घर था गंगे के साइड में, और उसमें 6 व्यक्ति रहा करते थे, लेकिन अचानक से एक स्टॉर्मी आया जिसके कारण वह घर ध्वस्त हो गई, यानी, और इसी पर यहीं पर एक व्यक्ति बच जाता है, और वो कल्पना करता है कि इससे जो ध्वस्त हो गई घर, इसके पहले जो भी स्थिति थी बहुत ही अच्छी तरह से बीत रहा था, लेकिन अचानक से ये स्टॉर्मी आई जिसके कारण यह सभी बर्बाद हो गए। आई होप दैट आपको 4th नंबर भी फ्रेज समझ में आ गया होगा। सो चलते हैं 5th नंबर फ्रेज पे। 5th नंबर फ्रेज है कि पै थ्रू द नोज, यानी नोज का मतलब होता है नाक, नाक, और नो थ्रू इसके माध्यम का मतलब माध्यम, और पै मतलब इससे ज्यादा,
यानी जितनी भी उसकी फेयर प्राइस है, जितनी भी उसकी कीमत है, नाक है, गांव घर में देखते हैं जो शादी होता है कहता है ना कि कुछ चीज है उसके नाक देख के उसकी कीमत तय करता है। यानी कि नोज द पे थ्रू द नोज, यानी जितनी उसकी कीमत है उससे अधिक तय करना। यानी टू पे मच मोर देन फेयर प्राइस, जितनी भी उसकी कीमत होनी चाहिए उससे भी अधिक तय करना, उसी को पे थ्रू द नोज, यानी ज्यादा कीमत देना। जैसे एग्जांपल दिया हुआ है कि देयर इज अ हॉर्स लाइक अ वाइट हॉर्स, एक घोड़ा है, जैसा कि घोड़ा कैसा है, उजला है, इन पटना, पटना में एक घोड़ा है जो उजला है, एंड रामू वांट्स टू सी, और रामू उससे देखना चाहता है, एंड बाय खरीदना भी चाहता है। सो इसीलिए ही विल गो टू पटना, वह पटना जाएगा, एंड ही पे मच मोर देन फेयर प्राइस, जितने भी इसकी कीमत लोग लगाएंगे उससे भी अधिक कीमत लगा के वह खरीदेगा। तो आई होप दैट कि आपको ये समझ में आ रहा होगा। सेकेंड एग्जांपल है कि रॉकी वाज रेडी टू पे थ्रो द नोज प्राइस फॉर दिस कार, इस कार की जितनी भी कीमत बोली लगाई गई उससे भी अधिक कीमत रॉकी लगाने के लिए तैयार था, लेकिन उसे मिला नहीं। तो चलते हैं 6 नंबर फ्रेज, राइट द रॉफ साइड। राइट द रॉफ साइड ये तो अपने आप में स्पष्ट है कि मिसबिहेव, यानी राइट द रॉफ साइड गलत दिशाओं में होना, गलत दिशाओं में गाड़ी को घोड़े सॉरी राइट, ये जो राइट होता है इस सब के लिए घोड़ा और ठेला, इस सब जितने भी ठेल के पुल करके जो भी सवारी चलाए जाते हैं सवारी गाड़ी, उसको हम उससे उसके लिए राइट का प्रयोग करते हैं। यानी कि राइट द रॉफ साइड यानी गलत दिशाओं में किसी किसी गाड़ी वैन को चलाना। चलाना याद करने की ये निमोनिक हुआ कि किसी चीज को गलत तरीके से चलाना, यानी मिसबिहेव करना, गलत व्यवहार करना। मिसबिहेव का मतलब गलत व्यवहार करना, गलत व्यवहार व्यवहार करना। जैसे एग्जाम्पल है कि कुंदन डी सॉरी यहाँ पे डिज नहीं, ये होगा डिड। कुंदन डिड नॉट वांट टू मैरिड विथ अनुष्का, कुंदन जो है वो अनुष्का से शादी करना नहीं चाहता था। देयरफॉर इसीलिए ही मिसबिहेव्ड विथ हर, इसीलिए उसके साथ वो गलत व्यवहार करता था। सेकेंड एग्जाम्पल है कि रेखा राइट द रॉफ साइड विथ मी, रेखा जो है वो मेरे साथ गलत व्यवहार करता है, क्योंकि आई हर्ट हर, क्योंकि इससे पहले जो मैंने उसे दिल दुखाया था, इसीलिए वो मेरे साथ गलत व्यवहार कर रहा है। आई होप दैट कि आपको ये भी समझ में आ गए होंगे। सो चलते हैं 7th नंबर फ्रेज पे। 7th नंबर फ्रेज आपके डिस्प्ले पे आ चुका है कि इसमें है स्वान सॉन्ग। स्वान सॉन्ग का मतलब होता है कि स्वान, यानी कि किसी चीज के अंतिम गाने, स्वान सॉन्ग है। यानी कि किसी चीज के अंतिम, जो किसी व्यक्ति की अंतिम परफॉर्मेंस है, फाइनली वर्क है, एक्टिविटी है, उसी को हम स्वान सॉन्ग करते हैं। इसका एक्सप्लेनेशन है कि फाइनल फाइनल परफॉर्मेंस और एक्टिविटी, जो भी फाइनल अंतिम परफॉर्मेंस एंड एक्टिविटी है वो ऑफ अ पर्सन कैरियर, किसी व्यक्ति की कैरियर की अंतिम जो एक्टिविटी परफॉर्मेंस है उसी को हम स्वान सॉन्ग कहते हैं। जैसे इसका एग्जांपल है कि उदरिंग हाइट जो है वो वर्जीनिया उल्फ की एक नॉवेल है। क्या है? नॉवेल है, जो बहुत ही चर्चित नॉवेल है। इसके बारे में कभी और डिस्कशन कर देंगे। उदरिंग हाइट एक घर होता है जिसमें हेड क्लिफ रहता है और बहुत सी कैरेक्टर, 4 कैरेक्टर है बहुत ही अच्छे। हेड क्लिफ रहता है और उसके उसमें 2 लड़कियां रहती हैं। एक लव लव की तरह एक नॉवेल है, लव नॉवेल है, ट्रेजिडी नॉवेल है। Wuthering Heights is the last novel of Virginia Woolf in her literary career, उसके लिटरेरी करियर के अंतिम यह नॉवेल थे। यानी किसी व्यक्ति की अंतिम जो रचनाएं होती, परफॉर्मेंस होती, एक्टिविटी होती, उसी को हम स्वान सॉन्ग कहते हैं।
सेकेंड है कि दिस इज माय लास्ट परफॉर्मेंस ऑफ दिस सेमिनार। कहता है यह जो है मेरी सेमिनार का मेरा लास्ट परफॉर्मेंस है, क्योंकि इसीलिए कि ही विल नेवर परफॉर्म इन द नेक्स्ट सेमिनार, इसलिए कि हम अगले जितने भी सेमिनार होगा उस समय उसमें हम परफॉर्म नहीं करेंगे। आई होप दैट आपको 7th नंबर समझ में आ गया होगा। 8 नंबर फ्रेजेस है कि टू ऑल इंसेंस एंड पर्पस। इंसेंस का मतलब ही होता है उद्देश्य, उद्देश्य या स्थिति होता है। क्या होता है? स्थिति। और पर्पस का मतलब ही उद्देश्य होता है, यानी कि उद्देश्य सब जितने भी उद्देश्य हैं, पर्पस है, वह सभी की सभी क्या है, वो महत्वपूर्ण उद्देश्य होगा तभी तो उसकी चर्चा कर रहा है। तो इन ऑल इम्पोर्टेंट रिस्पेक्ट, पूरी महत्वपूर्ण रिस्पेक्ट जो आदर सम्मान है उन्हीं के बारे में वो चर्चा करें। यानी कि ध्यान दीजिए कि किसी व्यक्ति को जब हम उसकी उसके हम अधिक आदर सम्मान करते हैं तो क्या हमारी नजर में क्या होते हैं? बहुत ही नेक इंसान होते हैं, यानी हम सब के लिए वह सर्वोपरि होते हैं, जिसलिए हम उसकी आदर सम्मान करते हैं। जैसे इसका एग्जाम्पल है कि अमन हैज डन ऑडिशियस वर्क। अमन जो है उसने कैसा कार्य किया? ऑडिशियस। ऑडिशियस का मतलब होता है साहसिक, साहसिक, साहसिक कार्य किया, साहसिक कार्य किया। सो इसीलिए ही हैज बीन गिवन ग्रेट डील ऑफ डिग्निटी। डिग्निटी का मतलब होता है प्रतिष्ठा। क्या होता है? प्रतिष्ठा। प्रतिष्ठा, उसे डिग्निटी मिला, बहुत से प्रतिष्ठाएं मिला। सो इसीलिए वी कैन से दैट, हम लोग कह सकते हैं कि ही इज एमिनेंट पर्सन। एमिनेंट का मतलब होता है प्रसिद्ध व्यक्ति, प्रसिद्ध व्यक्ति होता है, यानी बहुत ही आदर सम्मान, इसकी आदर सम्मान सब लोग करते होंगे, उसी को हम एमिनेंट पर्सन कहते हैं। ये वर्ड आप सॉरी ये फ्रेज आपको समझ में आ रहे होंगे, और इसका नेक्स्ट एग्जाम्पल भी देखते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल है कि मोहन, मोहन हैज बीन गिवन लॉट्स ऑफ रिस्पेक्ट। मोहन को बहुत ही रिस्पेक्ट, सम्मान सादर सम्मान मिला। सो इसीलिए ही इज ऑल इन सेंस एंड पर्पस, इसीलिए वह सर्वोपरि है, इसीलिए वह लोगों की नजर में सर्वोपरि है, बहुत ही दयावान व्यक्ति है, रिस्पेक्टफुल पर्सन है। आप आई होप दैट कि आपको ऑल इन सेंस एंड पर्पस फ्रेज जो है सो भी समझ में आ गए होंगे। नेक्स्ट फ्रेजेस है कि कीप फैमिली एंड टेंटर हुक्स। टेंटर हुक्स का मतलब, हुक्स का मतलब होता है सस्या। क्या होता है? सस्या। सस्या में पढ़ना, सस्या में पढ़ना, यानी कि शक में फंसना, सस्पेंस मतलब शक के घेरे में, शक में फंस जाना। यानी कि फैमिली ऑन टेंटर हुक्स, यानी परिवारों को टेंटर हुक्स में रख देना, संदेह में रख दिया, इसीलिए वो कैसा हो गया कि फैमिली ऑन टेंटर हुक्स। इसका एक्सप्लेनेशन है कि कीप समवन इन सस्पेंस, यानी किसी को शक में, शक के दायरे में रखना, उसी को हम की फैमिली ऑन टेंटर हुक्स कहते हैं। जैसे एग्जांपल है कि विक्की इज वेरी ब्रेव एंड जेड। ब्रेव का मतलब बहादुर होता है। क्या होता है? बहादुर होता है। और जेड का मतलब होता है नटखट। क्या होता है? नटखट। जितने भी वर्ड हम जो आपको टिक लगवा रहे हैं, ये वर्ड सभी सर की बुक में दिए हुए हैं, और बहुत ही ये वर्ड जितने बहुत ही महत्वपूर्ण वर्ड सब है, और यही वर्ड्स आप लोगों को एग्जाम में साइनो और एंटो में पूछे जाते हैं। जैसे विक्की इज वेरी ब्रेव एंड जेड बॉय। विक्की बहुत ही शरारती और बहादुर बच्चा है, लड़का है। एंड ही ऑफन कीप अस, और वो हमेशा हम, और वो अक्सर अस हम लोगों को इन डायलेमा। डायलेमा का मतलब ही होता है दुविधा में डाल, किसमें? दुविधा में डालना, दुविधा में डालना, डालना, दुविधा में डालना होता है वार वो। सो इसीलिए वी आर वेरी कंफ्यूज, इसीलिए हम लोग बहुत ही कंफ्यूज हो जाते, घबरा जाते हैं। यानी कि विक्की बहुत ही सातुर और नटखट बच्चे लड़का है, और वो अक्सर हम लोगों को दुविधा में डाल देते हैं, और हम लोग परेशान हो जाते हैं, कंफ्यूज
हो जाते हैं। सेकेंड एग्जाम्पल है कि आवर लॉर्ड कृष्णा, हमारी जो भगवान कृष्णा, वो कृष्णा कृष्णा जी थे, वह वेरी नटी, बहुत ही नटी बच्चा थे, बहुत ही नटखट बालक थे। एंड ही कीप हिज फैमिली ऑन टेंटर हुक्स, और वो अपने परिवार को, अपने माता पिता को अक्सर वह दुविधाएं में डाल देते थे। आई होप दैट कि आपको नाइन्थ नंबर फ्रेज भी समझ में आए होंगे। सो चलते हैं नेक्स्ट फ्रेज से 10। आज का ये अंतिम फ्रेज है, अंडर द क्लॉड। अंडर द क्लॉड यानी ध्यान दीजिए, अंडर द क्लॉड, क्लॉड का मतलब होता है क्लाउड्स। इसमें एस लग जाए तो क्लाउड्स का मतलब हो जाता है बादल। क्या होता है? बादल। बादल यानी बादल, बादल के अंदर रहना, यानी ढक जाना। सस्पेक्टेड ऑफ समथिंग यानी किसी चीज का शक होना, किसी चीज के लिए शक करना, वही अंडर द क्लॉड होता है। जैसे इसका एग्जाम्पल है कि मोहन एंड सोहन वर्कआउट ऑन द बेस ऑफ सस्पेंस, यानी मोहन और सोहन को शक के आधार पर उसे पकड़ा गया था। सो इसीलिए दे फेल्ट इन सस्पेंशन, इसीलिए वह सस्पेंस में पड़ गया, यानी शक में पड़ गया। यानी कि अंडर द क्लॉड यानी बादलों में छिप जाना और शक में पड़ जाना, दुविधा में हो जाना। इसी तरह से हम अंडर द क्लॉड, पीछे पीछे जो हमने क्लास वीडियो कराए, किसी वीडियो में बताए थे कि फेस द म्यूजिक, क्या बताए थे? फेस द म्यूजिक। फेस द म्यूजिक जो था, म्यूजिक था, इसी फ्रेज का ये भी फ्रेज है। जैसे सेकेंड एग्जांपल है कि राहुल एंड राजू ऑफन अंडर द क्लॉड, राहुल और राजू अक्सर वह शक में रहते हैं, संदेह में रहते हैं। एंड सॉरी, यहाँ पे दो दो एंड लिखा गया है, एक एंड काट दीजिए। एंड दे आर नॉट एबल टू डू समथिंग, और वह कुछ नहीं कर पाते हैं। वो अक्सर शक में होने के कारण वह कुछ नहीं कर पाते हैं। यही अंडर द क्लाउड है। आई होप दैट कि आज की वीडियो आपको समझ में आए होंगे, और जो भी फ्रेज हम करवा रहे हैं और आगे भी कराएंगे, वो सभी एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। और आपकी जो एक, आपको जब आप सर के पास पढ़ेंगे तो आपको ये सहूलियत होगा फ्रेज को याद करने में। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो क्लास में। जय हिंद।